नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं आईपीओ एनालिसिस cartrade.com का। तो चलिए समझते हैं cartrade.com के बिज़नेस को थोड़ा डिटेल में और डिसीजन ले पाएंगे आप इस वीडियो के बाद कि आपको इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक डिस्क्लेमर कि जो प्रेजेंटेशन हम आपके सामने लेके आए हैं वो प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसको आप प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइस की तरह कंसिडर ना करें। पहले समझते हैं cartrade.com का कंपनी प्रोफाइल कि कंपनी करती क्या है। 2009 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी जो है प्राइमरीली ट्रांजैक्शन ऑफ न्यू एंड यूज कार यानी कि नई पुरानी गाड़ियों की खरीद बेची में इन्वॉल्व रहती है। वो किस तरह से करती है? कंपनी के पास तरह तरह के रेवेन्यू सोर्सेस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो एक वेबसाइट की तरह प्योरली स्टार्ट हुई थी जिसमें कि कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस यानी कि कौन सी गाड़ियाँ महंगी सस्ती, उनके फीचर्स का कंपैरिजन, नए लॉन्चेस, इन सब चीज़ों को करके कंपनी की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट की तरह स्टार्ट हुई थी। ये हो गया कंपनी का प्रोफाइल। अब आगे बढ़ के समझते हैं कि कौन से लाइन ऑफ बिजनेसेस में आज की तारीख में cartrade.com है, cartrade.com टेक जो कंपनी है वो है, और कैसे वो अपने रेवेन्यूज़ कमाती है। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैं एक ऑब्जर्वेशन बनाना चाहता हूँ कि ये सारी जो कंपनीज़ है, जैसा मैंने आपको बोला, ये सारी कंपनीज़ पहले एक B2C कंपनी की तरह स्टार्ट हुई थी, यानी कि वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनीज़ थी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो एक B2B टेक कंपनी बनती जा रही है, यानी कि B2B सॉफ्टवेयर कंपनी बढ़ती जा रही हैं। सारे एग्जांपल्स अगर आप cartrade.com देखें, अगर आप महिंद्रा फर्स्ट चॉइस देखें, ड्रूम देखें, ये सारी जो बिजनेसेस हैं ये B2B टेक की तरह अपने आप को पोजीशन कर रही हैं। इसका रीज़न हम लोग समझते जाएंगे जैसे जैसे हम इनके बिजनेसेस समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला बिजनेस हम लोग B2C का ही समझेंगे। B2C यानी कि जो वेब पोर्टल्स होते हैं। cartrade के पास 3 वेब पोर्टल्स हैं। पहला है कार वाले, दूसरा है cartrade.com और तीसरा है बाइक वाले। पहले दो जो हैं वो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि वो कार्स की यूज्ड कार और न्यू कार इन दोनों में की इन्फॉर्मेशन में वो डील करती हैं, एंड बाइक वाले जो हैं वो 2 व्हीलर्स में डील करती हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरह से ऑपरेट करती हैं, वो समझते हैं एक विजुअल एग्जांपल से। सपोज़ मैं एक बायर हूँ, मुझे सपोज़ एक वोल्क्सवैगन ख़रीदनी है, अगले 1 महीने में वोल्क्सवैगन पोलो ख़रीदनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सपोज़ कार वाले के वेबसाइट में जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ कि वोल्क्सवैगन पोलो, उसका इन्फॉर्मेशन सर्च किया, प्राइस सर्च की, बाकी हैचबैक कारियों से मैंने कंपैरिजन किया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कार वाली के वेबसाइट में रजिस्टर हो जाता है, मेरा इन्फॉर्मेशन मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, और मैं जो है एक लीड बन जाता हूँ। जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं लीड बन गया। अब ये लीड जो है, ये cartrade कार वाले जो है वो डीलर को पास करेगी। ये हो सकता है वोल्क्सवैगन का डीलर हो या फिर जो भी उनके अलाइंड जो भी डीलर्स हों। नाउ अब क्या होता है कि ये जो डीलर्स हैं, ये डीलर मुझे रीच आउट करेंगे, और अगर हमारे बीच में डील हो पाई तो उसका जो कमीशन है वो cartrade को या कार वाले को जाता है। ये हो गया बाइंग साइड से। अब सेलर साइड से भी सिमिलर केस हैं। सपोज़ मेरे पास एक मारुति 800 है जो मुझे बेचनी है। मैं क्या करूँगा कि अपने मारुति 800 की डिटेल्स मैं जो है वेबसाइट में डालूंगा cartrade के। ये अगेन एक लीड बन जाएगा और डीलर के पास जाएगा, और डीलर जो है मेरे साथ डायरेक्ट निगोसिएशन करके फाइनली एक प्राइस पे अगर सेटल होता है और ट्रांजैक्शन होती है मेरी डीलर के साथ, तो वो अगेन कमीशन जो है वो cartrade या कार वाले के पास जाएगा। ये हो गया एक B2C डील। इस पूरे जो इकोसिस्टम है उसमें एक जो चीज़ कॉमन आती है वो है डीलर्स। तो डीलर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इस एंटायर इकोसिस्टम में। जितने भी प्रोडक्ट्स आज की तारीख में अगर आप देखोगे जो बन रहे हैं, cartrade जो बना रही है, उनकी कंपटीशन जो बना रही है, वो डीलर्स को एक्वायर करने के लिए बना रही है, डीलर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बना रही है, रादर दैन सेटिस्फाइंग द एंड कस्टमर। इससे हमको ये समझ में आता है कि डीलर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। डीलर्स का एग्जांपल इस प्रीवियस जो हमने फ्लो चार्ट देखा उसमें क्लियर था कि डीलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए, बायर लीड्स चाहिए, सेलर लीड्स चाहिए, बिकॉज जितनी लीड्स डीलर के पास होंगी उतना ही बिजनेस वो डीलर कर पाएगा बाइंग साइड से और सेलिंग साइड से, और जितने ट्रांजैक्शन डीलर करेगा उतना ही उसके पास मुनाफा आएगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तीसरा हो गया डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीलर को अपना बिजनेस चलाने के लिए गाड़ियों का जो उसके पास जितनी गाड़ियाँ होती हैं उसका स्टॉक इन्वेंट्री उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ का टाइम शेड्यूल मेंटेन करना पड़ता है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको डीलर मैनेजमेंट सिस्टम में वो जो कि एक सॉफ्टवेयर है उसे वो मेंटेन करता है।
सो ये डीलर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो भी cartrade.com प्रोवाइड कराती है। सो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब ये सारी इकोसिस्टम जो है डीलर का कार्ट्रेड जब मैनेज करने लग जाता है तो वो उनके बायर्स एंड सेलर लीड्स जो है उन पे भी उनका ज़्यादा कंट्रोल होने लगता है। तो इसीलिए ये सॉफ्टवेयर पोजीशन किया जाता है डीलर मैनेजमेंट सिस्टम का। इसके अलावा इसके आगे जितने स्लाइड्स में आप एग्जाम्पल सर्विसेज देखेंगे जो कार्ट्रेड कर रही है आज की तारीख में, वो सारे भी डीलर फोकस्ड ही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे लाइन ऑफ सर्विस के लिए। पहला लाइन ऑफ सर्विस हमने समझा वेबसाइट का B2C का, दूसरा है ऑक्शनिंग बिजनेस का। अगेन डीलर सेंट्रिक। इसमें श्रीराम जो कंपनी है, श्रीराम ऑटोमॉल जो कंपनी है, सैमिल जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको कार्ट्रेड ने एक्वायर किया था और इससे ये कार्ट्रेड जो है ऑक्शनिंग बिजनेस में आ पाया। अब ऑक्शनिंग बिजनेस होता क्या है, एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ मैंने एक गाड़ी खरीदी लोन पे, गाड़ी महंगी थी, खरीद ली और कोविड के दौरान सपोज़ वो मेरी नौकरी चली गई। मैंने कार का जो लोन है वो मैंने HDFC से लिया था, तो मुझे टाइम टू टाइम मंथली मुझे लोन का पेमेंट करना होता था ना। बिकॉज मेरी लोन की पे करने की क्षमता चली गई है, बिकॉज मेरा जॉब चला गया है, तो बैंक जो है वो गाड़ी वापस मेरे से ले लेगा। अब बैंक ने जैसे ही मेरे से गाड़ी ली, बैंक क्या करता है, गाड़ी को यार्ड्स में स्टोर करता है। यार्ड्स जो कि श्रीराम जैसी कंपनियां जो यार्ड्स चलाती हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एग्जांपल, वैसे वो गाड़ियों का स्टोरेज करता है। अब ये गाड़ियाँ जो हैं ऑक्शन के लिए आनी है, बिकॉज बैंक इन गाड़ियों को स्टोर करके बैंक के पास तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये गाड़ियाँ अगर स्टोर होती रहीं तो बैंक्स के लिए वो एसेट जो है वो डिप्रिशिएट करता रहेगा। तो बैंक क्या करता है, ऐसे सैमिल और श्रीराम जैसी कंपनीज़ को वो ऑक्शनिंग के लिए यूज़ करता है। इसको अगेन एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। ऑक्शन का जो प्लेटफॉर्म है वो श्रीराम का है। तो कार्ट्रेड के डीलर्स जो हैं या फिर उसके अलावा भी जितने कॉमन डीलर्स हैं वो क्या करते हैं, इस अगेन एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है। इस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में आके वो डीलर्स बिडिंग करते हैं, जैसे नॉर्मल ऑक्शन प्रोसेस होता है। बिडिंग में से जिसका सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा उसको वो गाड़ी मिल जाएगी। सो इससे क्या होता है, इससे डीलर्स को भी फ़ायदा होता है कि डीलर्स को कंटिन्यूसली व्हीकल्स का इनफ्लो मिलता रहता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप कार्ट्रेड के डीलर हैं तो ऑब्वियसली आपको एक ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा फ्रॉम अ नॉर्मल डीलर, ताकि आपको वो गाड़ी का जो बिडिंग है उसका आपको ज़्यादा डेटा मिल जाए, जिससे आप एक प्रेफरेंशियल डील कर पाएँ जो कि आपके फेवर में हो। तो इसीलिए ऑक्शनिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसके अलावा इस ऑक्शनिंग प्लेटफॉर्म का बैंक्स तो यूज़ करते ही हैं, OEMs भी यूज़ करते हैं। OEMs क्यों? क्योंकि सपोज़ मारुति ने अपना फिनेंसिंग का कोई प्लान चलाया, तो उस फिनेंसिंग के प्लान में अगेन सेम प्रोसेस, किसी ने पेमेंट करने की किसी की क्षमता नहीं है तो उस OEM को वो गाड़ी वापस लेनी होती है, तो उसके लिए वो ऐसे ऑक्शन प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन करते हैं। सो इससे ऑब्वियसली जितनी बार ट्रांजैक्शन होता है ऑक्शन प्लेटफॉर्म उस पर कमीशन कमाता है, एंड दैट इज़ हाउ दे अर्न देयर रेवेन्यूज इन दिस में। तीसरे में मूव करते हैं। तीसरा है व्हीकल इंस्पेक्शन या वैल्यूएशंस। अगेन फोकस्ड ऑन द डीलर। इसमें एड्रॉयड ऑटो का जो बिजनेस है, ब्रांड है, उसको कार्ट्रेड ने एक्वायर किया था और उसके थ्रू वो व्हीकल इंस्पेक्शंस और वैल्यूएशंस करती है। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। सपोज़ मुझे कोई यूज्ड कार खरीदनी है और मुझे बैंक से लोन चाहिए उसके लिए। सपोज़ कार का वैल्यू मुझे कोट किया सेलर ने मुझे 5 लाख। अब मैं बैंक को जाके बोलता हूँ कि मुझे 7 लाख की गाड़ी पड़ रही है, मुझे 7 लाख का लोन दे दीजिए, तो बैंक कौन से बेसिस पे ये लोन देगा? तो इसीलिए यहीं पर आता है आपका इंस्पेक्शन, यानी कि बैंक जो है वो लोन देने से पहले क्या करेगा, वो कार्ट्रेड को बोलेगा, मिस्टर कार्ट्रेड आप गाड़ी के पास जाइए, उसका इंस्पेक्शन कीजिए। इंस्पेक्शन अगेन एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म कि मोबाइल से सपोज़ किसी बंदे ने वहाँ जाके फ़ोटोज़ खींची, उसका इंस्पेक्शन का चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट कंप्लीट किया, एंड चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद फाइनली एक आउटकम निकल के आया, एक रिपोर्ट निकल के आया, और वो रिपोर्ट जो है वो बैंक के पास जाता है। उस रिपोर्ट में वैल्यूएशन रहता है, डिटेल्स रहता है इंस्पेक्शन का, और उस वैल्यूएशन के बेसिस पे जो कंपनी है वो बैंक जो है वो पेमेंट करता है, एंड फाइनली आपको लोन सैंक्शन हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। सो ये जो सारे बिजनेसेस हैं, इनसे यही क्लियर होता है कि जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उससे आपको एक ज़्यादा डिटेल्ड आइडिया आपको डेफिनेटली लगा होगा। अब बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की, कार्ट्रेड के मैनेजमेंट की। सो 2 की स्टेक होल्डर्स जो निकल के आते हैं मैनेजमेंट टीम से, वो हैं, फर्स्ट है विनय विनोद संघी। वो CEO, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। मिस्टर संघी एक स्टालवर्ट हैं यूज कार इंडस्ट्री के, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पहले फर्स्ट चॉइस के CEO थे, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है यूज कार इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा है। उनको अकम्पनी कर रही हैं यहाँ पर अनीशा मेनन, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं।
सो नो डाउट द मैनेजमेंट जो है वो डिसेंट है। कंसर्न्स मेरे कुछ हैं यहाँ पर। पहला है रिगार्डिंग सक्सेशन प्लान। यूज़ कार इंडस्ट्री जो है ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी टैलेंट को। सो कंपनी का जो है वो डिपेंडेंसी ज़्यादा ही मिस्टर विनोद संघी पे तो नहीं है। ये कंसर्न मुझे यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि सक्सेशन प्लान क्या है उनका। सपोज़ वो कल उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता तो उनके बाद कौन है विद इन द कंपनी जो ग्रो करके लेट्स से सीईओ का पोजीशन ले सकता है। सेकंड हो गया गवर्नेंस का। सो यूज़ कार इंडस्ट्री में हमको ये खबर मिलती, हमने कई जगह न्यूज़ पे देखा हुआ है कि जो सपोज़ किसी कंपनी ने क्लेम किया कि मेरे 100 डीलरशिप्स हैं, लेकिन जाके एक्चुअली में जब पता चलता है तो 100 में से लेट्स से 50 ही डीलरशिप्स हैं जो एक्टिवली काम कर रही हैं। तो बिकॉज कार ट्रेड अभी एक पब्लिक कंपनी बनने जा रही है तो उनका गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या होगा कि जो डेटा रिपोर्टिंग है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए और इसको लेके हमको चलना चाहिए। बट ओवरऑल मैनेजमेंट इज़ गुड। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री आउटलुक को समझते हैं और कुछ कंसर्न्स को भी हाईलाइट करते हैं। सो अगर इंडस्ट्री को देखा जाए तो ये एक फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, यानी कि टूटी हुई इंडस्ट्री है। इसमें कई सारे प्लेयर्स हैं। OEMs हो जाते हैं। OEMs यानी कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स। सो लेट्स से एक मारुति हो गए, मारुति ने भी अपना ट्रू वैल्यू स्टार्ट किया जिसके थ्रू उसने इकोसिस्टम को कनेक्ट करने की कोशिश की। ऐसे सिमिलरली काफ़ी डिफरेंट प्लेयर्स ने डिफरेंट अप्रोचेस लिए हैं, बट इवन आज की तारीख में भी ये एक टूटा हुआ ही एक सेक्टर दिखता है। डीलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं पूरे इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा इनफैक्ट उन्हीं का इन्फ्लुएंस होता है। तो डीलर्स अगेन वो भी जहाँ उनको अच्छी सर्विस मिलेगी, सपोज कार ट्रेड से आज मिल रही है, कल फर्स्ट चॉइस से मिलेगी, तो वो उसी की तरफ ग्रेविटेट करते हैं। तो अगेन एक ब्रोकन इंडस्ट्री का एक पार्ट। बैंक्स, मैंने आपको जैसे बताया, फिनेंसिंग के लिए, आपका इंस्पेक्शन के लिए, तो उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है इस इंडस्ट्री में। एंड फाइनली इंश्योरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि यूज़ कार में क्या वैल्यू रहनी चाहिए इंश्योरेंस की। सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले। सो ये सारे जितने भी प्लेयर्स होते हैं, इन सबको जो है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस के थ्रू जो है ये कंपनीज इनको टाई करके एक साथ बनाने की कोशिश कर रही हैं, एक सिंगुलर व्यू। अगेन इसमें जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो मुझे आज की तारीख में किसी कंपनी में क्लियरली दिखता नहीं है। कार ट्रेड, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, मोरलेस जो है सिमिलर काइंड ऑफ सोल्यूशंस ही उनके पास है। सो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था, और इसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर कोने में, कि ऑपरेशनल रिगर जो है इन दिस केस, जब आपके पास कोई मोट या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होता है, तो उस केस में आपका जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस है कि मैं 5 चीज़ें जो है इनको कितनी अच्छी से लेट से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वही आपका डिफरेंशिएटर बन जाता है। सो ऑपरेशनल एक्सीलेंस बहुत ज़्यादा की हो जाता है इसमें। दूसरा पॉइंट जो फ्रेगमेंटेशन को हाईलाइट करता है वो लास्ट वाला डेटा पॉइंट है कि FY20 में 45% ऑफ द व्हीकल्स जो यूज़ कार सेल हुई थी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हुई थी। सो ऑब्वियसली ये जो इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है ऑर्गेनाइज करने का, और जिसका ऑपरेशनल एक्सीलेंस सबसे ज़्यादा या एग्जीक्यूशन सबसे अच्छा होगा वही इंडस्ट्री को जीत पाएगा। सो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा है इंडस्ट्री ग्रोथ। सो इंडस्ट्री ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो जो CAGR है वो 11% से वो FY20 से FY26 में प्रोजेक्शन ये है कि 11% हर साल वो ग्रो करने वाला है। तो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ की कमी तो डेफिनेटली नहीं होगी, तो हमको ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 2 की कंसर्न्स हैं इसमें मुझे। पहला है स्क्रैपेज पॉलिसी, यानी कि यूज़ कार में जैसा आपने देखा कि दिल्ली में 10 ईयर का स्क्रैपेज पॉलिसी का रूल आ चुका है। यानी कि अगर कोई गाड़ी सपोज 7 साल की है और 10 साल में उस गाड़ी को स्क्रैप करना है, तो ऑब्वियसली उसका जो वैल्यू है ओवरऑल वो कम हो जाएगा, और जितना वैल्यू कम होगा उतना ही कम मुनाफा इन यूज़ कार कंपनीज़ को होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाएगी इवेंचुअली। सो अगेन उसका फ्यूचर में क्या इम्प्लीकेशन होगा, यूज़ कार इंडस्ट्री उसको किस तरह से एब्जॉर्ब करेगी, ये भी एक पॉइंट जो है वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा ये कंसर्न जो मुझे आया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनली ये यूज़ कार इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री, मतलब इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी टैलेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाया है। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बनना चाहते हैं तो आपका ह्यूमन कैपिटल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, विच विल ऑब्वियसली कमांड अ सिग्निफिकेंटली हाई अमाउंट ऑफ सैलरी भी। तो उस केस में हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो अच्छे टैलेंट हैं वो हमारे पास किस तरह से आ सकते हैं। सो ये भी एक चीज़ हमको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए अगर हमको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो। आगे बढ़ते हैं, फिनेंशियल्स एंड की सक्सेस इंडिकेटर समझते हैं। फिनेंशियल्स में रेवेन्यू,
सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो कोविड के कारण इम्पैक्टेड दिखता है हमको। 250 करोड़ का FY21 में बिजनेस हुआ है, जो कि 298 करोड़ से घट के 250 करोड़ हुआ है। सो ऑब्वियसली ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें हमको इन्वॉल्वमेंट जो है वो डेफिनेटली फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जब आप गाड़ी की बिक्री खरीद करते हैं तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट हमको कोविड का उसमें दिखता है। इस नंबर पे हमको ध्यान रखना चाहिए कि इन द फ्यूचर ये नंबर अपवर्ड ट्रेंड करे जैसे ही नॉर्मलाइजेशन आए, तो इस पर हमको डेफिनेटली एक ध्यान रखना चाहिए। PBT की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो ये पॉजिटिव दिखा है हमको इसमें एक ट्रेंड। इसका प्राइमरी रीज़न यही है कि जो एक्सपेंसेस है उस पर अच्छा कंट्रोल कंपनी ने दिखाया है। सो इन द फ्यूचर ऑल्सो इसमें एक अपवर्ड ट्रेंड दिखे तो अच्छी बात होगी अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज दिया है कि हम इस पर ध्यान रखें, इस पर्टिकुलर मेट्रिक पे। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम देखें तो 35 करोड़ से वो FY20 में 17 करोड़ हो गया था और फिर अभी बढ़ के वो 35 करोड़ वापस से रिगेन किया है। बट कैश जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस में। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो रेवेन्यू होता है मेरा, उस रेवेन्यू को मैं किस तरह से कैश में कन्वर्ट करता हूँ, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। सपोज़ मैंने बिज़नेस कर लिया 100 रुपये का और मैंने 100 रुपये की इन्वॉइस दे दी है 10 लोगों को, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही बंदे ने मुझे पेमेंट किया तो मुझे 10 ही रुपये का कैश आया, तो उससे मेरा जो बिज़नेस है वो सस्टेनेबल नहीं होता है। सो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि कैश इज़ किंग। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। ये ध्यान रखना कि उनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो काफ़ी हेल्दी है। सो अगेन एक फैक्टर है जो हमको ध्यान में रखना है। ऑल्दो ये रिकवरी की तरफ आगे बढ़ा है, लेकिन इसको और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ने की ज़रूरत है इन अ पॉजिटिव वे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके वेबसाइट के थोड़े से मेट्रिसेस के बारे में, सक्सेस फैक्टर्स के बारे में। बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि कार ट्रेड की डिजिटल एसेट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, तो उन वेबसाइट्स का हेल्थ कैसा है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिख रही है वो है एवरेज मंथली यूनिक ऑर्गेनिक विजिटर्स। इसको तोड़ते हैं, यानी कि कितने विजिटर्स ऐसे हैं वेबसाइट में जो कि बिना किसी रेफरल के, बिना किसी लेट से ऐड को क्लिक किए हुए आए हैं हर महीने। ये नंबर जो है ये अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है। 1.3 करोड़ से आज की तारीख में 2.3 करोड़ पहुँच गया है, जो कि अच्छी बात है। जितने लीड्स, जितने यूनिक विजिटर्स आएंगे उतने ही लीड्स मिलेंगे मुझे, उतने ही लीड्स मैं डीलर्स को पास कर पाऊंगा और उतना ही मुझे फ़ायदा होगा। सो ये एक अच्छी बात है जो कि पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ मुझे ज़्यादा दिख रहा है। दूसरा है ऑक्शंस का हम लोग डेटा देखते हैं। ऑक्शंस का बिजनेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ऑक्शंस का लिस्टिंग, सो 2 डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक है लिस्टिंग और एक है कितने व्हीकल्स सेल किए गए। सो लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग का वैल्यू ऑक्शंस का वो बढ़ रहा है। 7 लाख से लेके आज की तारीख में वो 8,14,000 पहुँच चुका है। लेकिन उन लिस्टिंग से कितने ऑक्शंस हुए, कितने कन्वर्ट हुए, वो फिगर जो है वो 1,09,000 से लेके 1,99,000 से लेके 1,56,000 तक पहुंच गया है। सो वो नंबर डिक्लाइन कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक ऑरेंज सिग्नल देना चाहूँगा कि इस फिगर पे हमको ध्यान रखना है। सो ये हो गए थे हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की सक्सेस इंडिकेटर्स। IPO का डिटेल्स की बात करें तो 9 तारीख से IPO 9 to 11 अगस्त अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 7,500 करोड़ पे किया गया है। कॉस्टली है नहीं है, अगेन इट इज़ अ पर्सनल जजमेंट। मेट्रिसेस मैंने आपके सामने रखे हैं, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैंने आपके सामने रखा है। उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप ये डिसीजन ले कि वेदर आपको ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म में रखना है। अगर शॉर्ट टर्म में रखना है तो ऑब्वियसली कोई भी एनालिसिस काम में नहीं आएगी ये सारी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू बनाते हैं तो इन डेटा पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखिए और इसी के बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगता है, आपको इससे फ़ायदा पहुंचा है, तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।